हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसलेशन अथवा टेंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, ट्रांसलेशन को हिंदी में बेसिकली अनुवाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम किसी एक भाषा का किसी दूसरे भाषा में रूपांतरण या परिवर्तन करते हैं तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हिंदी भाषा से हम अंग्रेजी में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टेंस जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और वे साथी जिनको लगता है कि टेंस काफ़ी हार्ड होता है या उनको करना काफ़ी कठिन होता है, तो मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यदि वो मेरे आज के पहले लेक्चर से लेकर इसके आखिरी लेक्चर तक जुड़े रहेंगे तो उनको मैं पूरी गारंटी देता हूँ, यदि उनको ग्रामर का 5% भी भाग आता है तो ये आखिरी जाते जाते उनको 100% 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, काल कहा जाता है हिंदी में। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात की जाए तो दोस्तों क्या होता है कि जब किसी वाक्यों में क्या होता है, समयानुसार क्रिया परिवर्तन किया जाता है, या कह सकते हैं कि वाक्यों में समयानुसार क्रिया परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, टेंस या काल कहते हैं। तो दोस्तों, जो टेंस होता है वो इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके टाइप को, टेंस के प्रकार। ठीक है दोस्तों, टेंस के प्रकार। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मुख्यतः टेंस 3 प्रकार का होता है। तो जिसमें आपका पहला क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। और वहीं पे दूसरा क्या होता है आपका, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, और इसका तीसरा होता है भाग फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, हिंदी में बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पे फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं पहला इसका जो पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल मतलब जो दोस्तों इस समय वर्तमान में जो घटित घटनाएं हो रही हैं, जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, एक तरह से आपका प्रेजेंट टेंस है या फिर वर्तमान काल है या वर्तमान समय है। जब दोस्तों कुछ समय बीत जाता है या जो घटनाएं पहले घट जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम पास्ट टेंस कहते हैं। अर्थात बीती हुई घटनाओं को हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। और दोस्तों फ्यूचर टेंस की बात करें तो दोस्तों फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, अर्थात आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम क्या कह सकते हैं, भविष्यकाल। अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम क्या कहेंगे, भविष्यकाल कहते हैं, जिसके बारे में दोस्तों हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बेसिकली आपका जो टेंस होता है मुख्यतः 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों ये तो आपका ये मुख्य रूप से 3 प्रकार, लेकिन इसके दोस्तों क्या होते हैं, ये तीनों टेंस जो हैं इसके 4-4 पार्ट होते हैं, जिस वजह से इनको मिला के कह सकते हैं कि जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके चारों पार्ट को मिला के 4-4 पार्ट को टोटल 12 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट को, इसको अलग अलग भाग में देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका पहला है प्रेजेंट टेंस, तो इसको दोस्तों 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं। कितने भाग में, प्रेजेंट टेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन होता है। ठीक है दोस्तों, पहला इसका पार्ट होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वहीं पर इसके तीसरे की बात किया जाए तो दोस्तों आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा और आखिरी पार्ट होता है दोस्तों प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आपको याद ये रखना है कि जो हमारा टेंस होता है वो बेसिकली 3 होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और दोस्तों ये जो तीनों मुख्य भाग हैं इसके प्रत्येक अर्थात तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, जिनको मिला के हम इसको कुल 12 पार्ट में अध्ययन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार इसको भी, जैसे सब में प्रेजेंट आ रहा है तो पास्ट में अगर उसका करना जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपका कहने का मतलब ये सारी चीज़ें सेम रहनी है, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बदलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए इसको हम पॉइंट वाइज अर्थात अब इसके फर्स्ट पार्ट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें जो दिए गए वाक्य होते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से वर्तमान समय में या फिर प्रेजेंट टाइम में काम का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों के द्वारा वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, होना या करना पाया जाता है। अर्थात दोस्तों जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें जो दिए गए वाक्य होते हैं या सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में किसी काम का होना या करने को पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आखिर कैसे पहचाने कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा लगा जैसे वह खाता है, वह जाती है, वह दौड़ता है तो लास्ट में आ रहा है ना ता, तो ऐसा अर्थात कर सकते हैं ऐसे वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि लगा रहता है तो आपका क्या होता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहचान की बात की जाए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है। ठीक है दोस्तों, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक है दोस्तों, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि लगा होता है उसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहचान हो गया। अगर आपको देखना है कि ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य हो जिनके अंत में ता हो, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, अगर ये सब आ रहा है तो आपका क्या होगा? वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब इसको देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसको जो हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें किन नियमों को ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका ट्रांसलेशन होता है तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आपको कई प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। तो दोस्तों उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम पहला अब इसके पार्ट को अध्ययन करेंगे पहले अफर्मेटिव के बारे में, ठीक है। तो पहला हम लोगों का टॉपिक रहेगा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है, किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता है, जिसे स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है, जिससे आपका नेगेटिव होता है तो उसे निषेधात्मक कहते हैं, जिससे किसी फैक्ट को रिजेक्ट किया जाता है अर्थात उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, जो आपका अफर्मेटिव नेगेटिव होता है ये क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस अर्थात जो साधारण वाक्य होते हैं उसी के ये पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों साधारण वाक्य क्या होता है जानते हैं आप लोग। दोस्तों साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक वर्ब होती है, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो तो क्या होता है, आपका एक सेंटेंस होता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट हो या फिर एक प्रेडिकेट हो, तो अर्थात एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्या बनता है, आपका एक सेंटेंस बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके फर्स्ट रूल को देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो किन नियमों को फॉलो करते हैं। दोस्तों इसका पहला रूल ये होता है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम मेन वर्ब के अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है अर्थात बहुवचन होता है तो हम मेन वर्ब में ना तो यस लगाते हैं ना तो ईएस लगाते हैं, बल्कि उसको फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि दोस्तों क्योंकि जो आपका क्रिया कह सकते हैं जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस लगाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्यों में एक वचन करता है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस, ठीक है दोस्तों, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी वर्ब प्लूरल होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो फर्स्ट रूल है, जब हम असर्टिव से कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, अगर वो एक वचन हो अर्थात एक व्यक्ति हो, तो दोस्तों हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसमें हम यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बताएंगे कि यस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यस या ईएस, और दोस्तों वहीं पर हमारा सब्जेक्ट जब क्या हो, प्लूरल हो अर्थात एक से अधिक व्यक्ति हो कार्य करने वाले, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये क्या है, गो है, ये देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। अगर इसी को हमें क्या करना है, सिंगुलर बनाना है, तो इसके अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्लूरल, अगर उसमें ईएस लग गया तो वो सिंगुलर, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके अगले रूल को देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि हम कब वर्ब के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में कब यस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे। दोस्तों इसका रूल ये होता है कि जब कोई वर्ब हो उसका आखिरी अक्षर क्या हो, वावेल हो। वावेल दोस्तों जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है,
और दोस्तों जो इंग्लिश में जो वावेल या स्वर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 वावेल होते हैं। और दोस्तों जो इसके अलावा जो 21 बचे, अर्थात आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिनमें 5 आपका वावेल होता है और वहीं पे 21 आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके क्या हैं, वावेल हैं अर्थात स्वर हैं। वहीं पर और जो बचे शेष 21 हैं वो आपके क्या हैं, सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब कोई वर्ब हो जिसका आखिरी अक्षर क्या हो, वावेल हो, तो यदि हमें उसे एक वचन बनाना हो तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि ई एस का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों ऐसी वर्ब जिसके अंत में कह सकते हैं कोई कॉन्सोनेंट्स आया हो अर्थात वावेल ना हो, तो अगर हमें उसे सिंगुलर बनाना हो तो हम सिर्फ यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है दोस्तों, रूल नंबर 2, जब किसी वर्ब, ठीक है दोस्तों, वर्ब को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जब किसी वर्ब के अंत में वावेल, ठीक है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और दोस्तों जो वावेल होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 होती है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी वर्ब के अंत में वावेल अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू हो तो उसे एक वचन बनाने के लिए ई एस, ठीक है दोस्तों, ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ई एस का प्रयोग करते हैं। जबकि क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या दोस्तों टोटल 21 है, आप लोग जानते हैं। तो जब क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट्स आया हो अर्थात व्यंजन आया हो तो उसे एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे एक वचन बनाने के लिए सिर्फ यस, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे वावेल है तो ई एस और कॉन्सोनेंट्स है तो सिर्फ यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दें, जैसे मान लीजिए आपका जैसे वर्ब है, मान लीजिए गो, ठीक है, तो गो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, किस फॉर्म में है, प्लूरल में है। अगर हमें इसे क्या करना है, सिंगुलर बनाना है, तो जैसा देख रहे हैं आप, गो में क्या है, जी के बाद ओ दिया है, जो कि देख रहे हैं वो इसमें है अर्थात आपका क्या है, वावेल है। तो अगर इसे हमें सिंगुलर बनाना है तो हम इसमें ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर कोई मान लीजिए वर्ब है और जिसके अंत में क्या है, कोई कॉन्सोनेंट्स आया हो तो उसे हम अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ यस। जैसे मान लीजिए आपका एक वर्ब होती है ईट मीन्स क्या होता है, खाना होता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि प्लूरल में है, लेकिन हमें अगर सिंगुलर बनाना हो तो देख रहे हैं कि आखिर में क्या आया है, टी आया है। तो टी दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें है नहीं है, अर्थात ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। जैसा कि रूल में आप देख रहे हैं तो सिर्फ एस लगाएंगे तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन सिंगुलर होता है, कौन कौन प्लूरल होता है, क्योंकि दोस्तों जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता सब्जेक्ट कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि हमारा कौन सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं, कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। कॉलम बना लेते हैं सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा क्या बना लेते हैं, प्लूरल का। तो दोस्तों देखेंगे कि हम कब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है, कब प्लूरल होता है। जैसे आपका अभी मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ही आ गया, वह आ गया, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। तो ही क्या है आपका, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसके बाद और देखा जाए तो आपका सी,
ही और सी क्या होता है, एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन क्या होता है, ही पुरुषों के लिए यूज होता है और जो सी है वह महिलाओं के लिए यूज होता है। उसके अलावा दोस्तों आपका जो इट होता है ये आपका एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही सी इट तीनों थर्ड पर्सन में है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने नरेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो जिन साथियों ने अगर नरेशन को नहीं देखा है तो उसको जाके मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको काफ़ी डिटेल से प्रोनाउन के बारे में बताया गया था। दोस्तों ही सी इट आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे बात करें जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो जैसे मान लीजिए राम है, अगर किसी व्यक्ति का आ गया नाम राम, तो राम एक ही व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर। अगर और किसी का जैसे मान लीजिए महिला का नाम आ जाए जैसे राधा, अगर सिंगल नाम है तो आपका वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वहीं पे और दोस्तों जैसे कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे काऊ आ गया तो भी आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, बॉय आ गया तो भी आपका सिंगुलर होगा, गर्ल आ गया तो भी सिंगुलर होगा। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो तो सिंगुलर होगा अगर वो अकेले है, और ही सी इट जो कि आपके प्रोनाउन है ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल में दोस्तों आपका जैसे आई होता है, क्या होता है दोस्तों, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, और ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो वैसे दोस्तों ग्रामेटिकली देखा जाए तो आई आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, आई क्या होता है, ग्रामेटिकल ढंग से देखा जाए तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेके चलता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब को लेके चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जैसे आपका वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, तो यू हो गया, तो दोस्तों वी मतलब क्या होता है, हम सब होता है या हम होता है, तो ये आपका क्या है, वी आ गया तो आपका प्लूरल हो जाएगा। यू आया तो ये दोस्तों प्लूरल होता है। वैसे तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ देख लेते हैं, जैसे आपका एक और प्रोनाउन होता है दे। ठीक है दोस्तों, दे मीन्स वे सब, ये आपका क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब भी क्या है, आपके प्रोनाउन ही है। और दोस्तों और बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम था, एक ही व्यक्ति का नाम था तो सिंगुलर था, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, राम एंड श्याम। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, एंड के माध्यम से जुड़े हैं, तो अगर किसी सेंटेंस में राम और श्याम आ रहा है तो आपका वो क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक चाहे जितने हो जाए तो आपके प्लूरल ही माने जाएंगे। और आगे बात करें दोस्तों, कोई महिला का नाम हो, जैसे मान लीजिए कि राधा एंड मीरा, मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है, अगर दो महिलाओं का नाम है साथ में आई हैं, एंड के माध्यम से जुड़ी हैं, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे देख रहे थे काऊ था ना, तो काऊ में अगर मान लीजिए क्या लगा हो, एस लग जाए तो काउज हो जाता है, काउज मतलब बहुत सारी गाय, तो इस वजह से आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बॉय दिया है, तो अगर यहाँ पे बॉयज रहता तो आपका प्लूरल हो जाता, गर्ल्स रहता तो भी प्लूरल हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आपको यही समझना है कि हमारा जो सिंगुलर कौन कौन सब्जेक्ट होता है, कैसे होता है, प्लूरल कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो शायद आपको वर्ब लगाना कि कब हमारा सिंगुलर रहेगा कब प्लूरल रहेगा, इसके बारे में आप स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोनाउन कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। आइए उसको ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। दोस्तों जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर, अर्थात किस स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस को रखेंगे। आइए पहले उसके स्ट्रक्चर अर्थात फार्मूले को लिख लेते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है आपका, अर्थात हमें किस प्रकार सेंटेंस को रखना है। ठीक है, यानी हिंदी से इंग्लिश में हम जा रहे हैं तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो संरचना होगी वह किस पे होगी या किस तरह होगी। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आपका पहले सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस आप अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके अंत में हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस। ठीक है दोस्तों,
तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही हम यस या यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें यस यस के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, अर्थात उसको लगाना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आखिर में, ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है अर्थात क्रिया लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, जो किसी कार्य को करता है। वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखेंगे जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, और वहीं पर दोस्तों आखिर में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर्म कहते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको सेंटेंस पहचानना है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन करने के दौरान या जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें पहले ट्रांसलेशन अर्थात टेंस पहचानना है कि आखिर ये टेंस मतलब जो सेंटेंस दिया वह किस टेंस का है। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, ये आपका एक कह सकते हैं कि वाक्य है। तो हम इसको कैसे पहचाने कि ये हमारा किस टेंस में, तो दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो उसमें देखो आपको बताया गया है, पहचान बताई गई है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, अगर ये सब आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें दिया है, देख रहे हैं कि खेलता है, यानी ता आया है लास्ट में, ता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया है वह किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये ट्रांसलेशन इसको करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, तो पहले देखिए क्या है इसमें, राम क्रिकेट खेलता है। तो आपको लिखना क्या है ट्रांसलेशन करते समय, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है अर्थात कर्ता लिखना है। तो दोस्तों अगर कोई सेंटेंस दिया हो और हमें सब्जेक्ट का पता ना हो तो हम उसे किस प्रकार पता कर सकते हैं, दोस्तों उसमें जो वर्ब होती है, यानी इसमें खेलना उसका काम है, तो वर्ब से हम क्वेश्चन करें कौन लगा के। ठीक है, तो अगर हम कौन लगा के वर्ब से प्रश्न करते हैं तो जो हमारा जवाब मिलेगा तो क्या होगा आपका, वही आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे खेलना इसका काम है तो आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे कि कौन खेलता है। ठीक है, क्वेश्चन करिए कौन खेलता है, तो आपका जवाब निकल रहा है कि राम खेलता है, यानी राम खेलने का काम कर रहा है, यानी राम आपका इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया अर्थात कार्य करने वाला हो गया। दोस्तों वहीं पे हमें ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो हमें क्या है, वर्ब से क्या लगा के प्रश्न करना पड़ेगा, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया। ठीक है, जैसे राम का काम क्या है, खेलना, तो राम क्या खेलता है, जवाब आ रहा है क्रिकेट खेलता है, तो यानी क्रिकेट उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता के जब कार्य करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है तो क्या होता है, आपका कर्म होता है। यानी कर्ता के कार्य करने का प्रभाव जिस व्यक्ति पर या जिस वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी राम का काम क्या है, खेलना, और उसके खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे, यानी क्रिकेट इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है तो आप लोग पहचान लिए होंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमें मालूम हो गया, सब्जेक्ट मतलब जो किसी कार्य को करता है, तो इसमें क्रिकेट खेलने वाला कौन है, राम है, तो राम है तो उसको पहले आप लिखेंगे राम। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया होता है, यानी राम का काम क्या है, खेलना। तो दोस्तों खेलने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, प्ले। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, प्ले है ये वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में है। तो अब जो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन हम रूल में क्या पढ़ के आए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब हमारा क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, राम क्या एक ही व्यक्ति है ना, तो जब राम मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें बताया गया था कि यस कहाँ लगाते हैं और ईएस कहाँ लगाते हैं। तो दोस्तों जब क्या होता है, कोई वर्ब हो उसके आखिर में क्या आया हो, अगर मान लीजिए कोई आपका वावेल आया हो अर्थात ए ई आई ओ यू आया तो हम ईएस लगाएंगे, अगर आपका ए ई आई ओ अर्थात वावेल नहीं आया है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो देख रहे हैं जैसा कि प्ले है, आखिर में क्या है, वाई है, जो कि आपका वावेल नहीं है, तो इस वजह से आपके अंत में क्या लग जाएगा, यहाँ पे यस लग जाएगा, तो प्लेस हो जाएगा। क्यों इसको दोस्तों यस लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर यहीं पे
राम और श्याम दो व्यक्ति होते या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल जिससे मान लीजिए दे होता, यू होता, तो इस स्थिति में आपको यस या यस नहीं लगाते बल्कि उसको ज्यों का त्यों प्ले ही लिखते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आशा कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राम प्लेस, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो राम खेलता है लेकिन क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट दोस्तों ये उसका ऑब्जेक्ट, तो आप लिख दोगे क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, राम प्लेस क्रिकेट। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, वह विद्यालय जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है वह विद्यालय जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है अर्थात कर्ता को लिखना है। तो आपको जो वर्ब है जाना, यानी यही उसका वर्ब है ना, उससे क्वेश्चन करना है कौन, यानी कौन जाता है, जवाब आ रहा है वह जाता है, यानी वह क्या है, आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है। तो वह की अंग्रेजी हमें क्या लिखनी है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, तो दोस्तों ही और सी, ही और सी दोनों माने क्या होता है, वह होता है, लेकिन अंतर क्या है, ही पुरुषों के लिए, सी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, ता है अर्थात कि वही होता है कि वह विद्यालय जाती है तो सी लगा सकते हैं, लेकिन दिया है कि वह विद्यालय जाता है तो आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो ही मतलब वह, उसका काम क्या है, जाना। तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, गो मीन्स जाना होता है। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब क्या है, गो, और इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है, जो कि आपका वावेल होता है, ए ई आई ओ आ रहा है ना, वावेल है, तो इसको हमें सिंगुलर बनाना है। जब वर्ब में हमें सिंगुलर बनाना है तो क्या लगाना पड़ता है, यस या ई एस। तो जब ओ आपका वावेल है तो आपको ई एस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज। उसके बाद वह जाता तो है लेकिन कहाँ जाता है, तो आंसर आ रहा है विद्यालय जाता है, यानी उसके जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, विद्यालय पे। तो आपका क्या हो जाएगा, और स्कूल, यानी इस विद्यालय को इंग्लिश में कहते हैं स्कूल कहते हैं, तो गोज टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ही गोज टू स्कूल। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही कुछ एग्जाम्पल को लिख दिया है, ताकि दोस्तों क्या है कि इससे समय ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल को पहले लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों क्या है इसमें, देखिए पहला क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, वो भी अफर्मेटिव में हो, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भी से मतलब दोस्तों यहाँ पर वर्ब क्रिया से मतलब है, अगर वो सिंगुलर है तो यस या यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेशन पे रखना है। तो आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो याद करना उसका काम है, तो यानी अपना पाठ कौन याद करता है, मैं याद करता हूँ, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसको क्या करना है, सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, आई होती है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। यानी जो सब्जेक्ट आई है इसका काम क्या है, याद करना। क्या है दोस्तों, याद करना। तो क्या हो जाएगा, याद करने को हम क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लर्न मीन्स याद करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, आई क्या है, होता तो सिंगुलर है लेकिन अपने साथ हमेशा प्लूरल लेके चलता है। तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके अंत में हमें यस या यस नहीं लगाना है। देख रहे हैं कि यहाँ एन दिया है जो कि एक कॉन्सोनेंट्स होता है, लेकिन ये दोस्तों क्या है, इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ठीक है, सीधी सी बात है। ये वैसे तो होता है सिंगुलर लेकिन प्लूरल मानते हैं, इसको इंग्लिश में माना जाता है, तो ये हमेशा प्लूरल लेके चलता है। तो आई लर्न है ना, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं याद तो करता हूँ लेकिन क्या, अपना पाठ। ठीक है दोस्तों, तो अपना पाठ ये आपका क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट आई होता है तो उसको क्या आता है इंग्लिश में, अपने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माई का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, माई। तो क्या हो जाएगा, माई, और पाठ की अंग्रेजी क्या होती है, लेसन। तो क्या हो जाएगा, आई लर्न माई लेसन। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मान लीजिए सेंटेंस है जिसे था कि मैं अपना पाठ, मैं जो कि सब्जेक्ट है, अगर आया अपना तो उसके लिए मैंने माई यूज़ किया। अगर यू आ जाता यानी तुम आ जाता, तो उसको अगर दोस्तों हमें अपना के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा,
योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि अपने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अपने के लिए। ठीक है, जैसे आपका क्या था, आई था ना, आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन। ठीक है, अगर यहीं पे क्या होता है, वी, जिसे हम अपना पाठ याद करते हैं तो वी लर्न आवर लेसन, तो मतलब हमें पॉजेसिव लिखना है, तो अपने के लिए वी के साथ क्या लगेगा, आवर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आपका यू हो गया, ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, योर। अपने के लिए क्या लगेगा, योर, जो कि यू सब्जेक्ट होता है, योर क्या होता है, उसका पॉजेसिव होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए सी हो गया। ठीक है, सी, तो सी के लिए क्या लगाएंगे हम दोस्तों, अपने के लिए हर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हो गया, तो अपने लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना, आई है तो माई, वी है तो आवर, यू है तो योर, सी है तो हर, ही है तो हिज। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई पुरुष का नाम आ गया। अगर होता कि राम अपना पाठ याद करता है तो क्या हो जाता, राम लर्न हिज लेसन। क्यों हिज क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है प्लस पुरुष है, तो पुरुष के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही लगाते हैं ना, तो आपका अपने लिए क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा राम के लिए। अभी मान लीजिए कोई महिला होती राधा, तो उसके लिए अपने लिए हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे दे हो गया, ठीक है, दे, तो दे के लिए हम अपने के लिए क्या लगाते हैं, देयर। ठीक है, दे के साथ अपने लिए क्या लगता है, देयर लगता है। जैसे दो व्यक्ति आ जाएं, मान लीजिए राम एंड श्याम, दो लोग हैं, इसके लिए अपने लिए क्या लगाएंगे हम, देयर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये दो व्यक्ति हैं और देयर आपका प्लूरल होता है। ठीक है, अभी दो महिलाएं आ जाएं, जैसे राधा एंड मीरा, ये दो हैं, देख रहे हैं, इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, देयर ही लगाएंगे अपने लिए। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों देयर प्लूरल होता है, प्लस ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, अर्थात महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये जो भी आपको कॉलम बनाया गया है, जो भी लिस्ट दी गई है, अगर अपने के लिए आ रहा है तो आई, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन, देख रहे हैं माई आया है तो पता चल रहा है आई के लिए हम क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। वी आ गया तो आवर, यू आ गया तो योर, सी है तो हर, ही है तो हिज, राम आ गया तो हिज लगाएंगे क्योंकि राम पुरुष है, और राधा आ गया तो हर, दे है तो देयर। ठीक है, और यहाँ पे अगर दो से अधिक व्यक्ति हैं, राम एंड श्याम हैं, देख रहे हैं कि दो हैं तो देयर लगा देंगे। ठीक है, राधा एंड मीरा ये दो महिलाएं हैं तो उसके लिए भी हम देयर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों देयर का प्रयोग हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है आप लोगों के लिए, जो कि क्या है, तुम एक पत्र लिखते हो। ठीक है दोस्तों, तुम एक पत्र लिखते हो। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, देख रहे हैं कि काम क्या है, लिखना। तो कौन पत्र लिखता है, तुम लिखते हो, तो कौन का आंसर क्या मिल रहा है, तुम मिल रहा है। तो दोस्तों तुम की अंग्रेजी क्या होता है, आपका क्या होता है बताइए, यू। क्या होता है, यू। यू मीन्स क्या होता है, तुम होता है। और दोस्तों यू को हिंदी में आप भी कहा जाता है, यानी चाहे होता कि आप एक पत्र लिखते हो तो भी यू आता, या फिर तुम एक पत्र लिखते हो तो भी यू ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यू हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो ये जो सब्जेक्ट यू था अर्थात तुम था, इसका काम क्या था, लिखना। तो लिखने का अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, राइट होता है। ठीक है, यही होता है ना, राइट। राइट मीन्स लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, यू राइट। अब देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो दोस्तों आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो यू जो होता है वो प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो सिंगुलर प्लूरल, ऐसा कंडीशन इस तो होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसमें देख रहे हैं कि वर्ब के अंत में ई आया है, या मान लीजिए कि यस आता तो भी हम कुछ नहीं करते, करने मतलब इसमें यस या यस लगाना ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, इसको जो कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है। यू राइट क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, यानी ये जो तुम है इसका, ये तो लिखता है और लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, एक पत्र पे। तो आपका क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, यू राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, या यू राइट ए लेटर, इसको और ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, जैसे क्या दिया है, सूरज पूरब में
उगता है। ठीक है दोस्तों, तो सूरज पूरब में उगता है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अब पूछा जाए पूरब में कौन उगता है, तो सूरज उगता है। तो दोस्तों जो सूरज होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन कहा जाता है। और दोस्तों सन सिंगुलर की प्लूरल, तो दोस्तों ये आपका सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हो सिर्फ एकमात्र सूर्य है, तो इस वजह से ये सिंगुलर है। तो आप सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द सन। ठीक है दोस्तों द क्यों लगा दोस्तों, जो यूनिक चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम द लगाते हैं, द सन। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। और सूरज का काम क्या है, उगना। तो उगने का अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, राइज होती है। क्या होता है, राइज, RISE, राइज। राइज मीन्स उगना या निकलना भी होता है, कह सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि सूर्य हमारा एक ही है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को हम क्या करेंगे, उसमें यस या ईएस का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि वर्ब के आखिर में क्या आया है, ई आया है, जो कि आपका वावेल है, AEIOU, ई आ रहा है ना। तो ई वावेल जो कि दिया है, तो हम इसको सिंगुलर बनाने के लिए ES का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे ई पहले से ही दिया है, तो हमें सिर्फ यस का प्रयोग करना होगा। तो क्या हो जाएगा, राइजेज, द सन राइजेज। सूरज तो उगता है लेकिन कहाँ, पूरब में। तो क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो कि दिया है, वह हमेशा सच बोलती है। ठीक है दोस्तों, वह हमेशा सच बोलती है। तो देख रहे हैं कि बोलती है, यानी पता चल रहा है कि ये मतलब क्या है, फीमेल है, लेडीज है। तो वह के लिए क्या लग जाएगा आपका, सी लग जाएगा। और सी दोस्तों सिंगुलर होता है ना। और दोस्तों एक बात आपको इसमें देखना, ध्यान देना है, हमेशा दिया है, जो कि ये कह सकते हो कि समय को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब हैं। ठीक है, जैसे हमेशा हो गया, कभी नहीं हो गया, अक्सर हो गया, है ना। अगर ऐसा शब्द आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको वर्ब से पहले लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, न कि मेन वर्ब के बाद। जैसे वह हमेशा सच बोलती है, तो इसका काम क्या है, बोलना। तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, हमेशा के अंग्रेजी लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, हमेशा अंग्रेजी क्या होता है, ऑलवेज होता है, सी ऑलवेज, है ना। अब काम क्या है उसका, बोलना। तो बोलने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, स्पीक। क्या होता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना होता है। लेकिन देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो देख रहे हैं इसके वर्ब के अंत में क्या आया है, के आया है। तो के जो कि आपका एक कॉन्सोनेंट से व्यंजन है, और इसे हमें सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यस, यानी सी स्पीक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सच। तो सच की अंग्रेजी क्या होती है, द ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सत्य या सच होता है। तो आपका हो जाएगा सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी वह हमेशा सच बोलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जो मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।